ये एक सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री है। एक लड़की जिसका पिछले जन्म में कत्ल हो गया था, पर उसके पिछले जन्म की यादें उसे इस जन्म में भी सताती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेड अगेन। कहानी की शुरुआत होती है सन 1949 में, जहां हमें न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि घर में रॉबरी के दौरान मार्गरेट नाम की एक लेडी को मार दिया गया। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो मार्गरेट का एंकलेट गायब था। मार्गरेट के कत्ल के इल्जाम में मार्गरेट के पति रोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि पुलिस को उसी पर शक होता है, और मार्गरेट के कत्ल के इल्जाम में उसी के पति रोमन को सजाए मौत दे दी जाती है। जब रोमन जेल में होता है तो वहां पर उससे एक रिपोर्टर मिलने आता है जिसका नाम ग्रे होता है। रोमन रिपोर्टर से कहता है कि तुम अपने न्यूज़पेपर में जरूर छापना कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। रिपोर्टर रोमन से पूछता है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा। रोमन रिपोर्टर के कान में कुछ कहता है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता, और इसके बाद उसे सजाए मौत के लिए ले जाया जाता है। इस घटना के ठीक 40 साल बाद हमें एक औरत को चीख कर उठते हुए दिखाया जाता है। दरअसल उसने सपना देखा होता है कि उसे किसी ने कैंची से मार दिया है, और इसकी शक्ल हूबहू मार्गरेट से मिलती है, जिसका कत्ल आज से 40 साल पहले हुआ था, और उसके कत्ल के इल्जाम में उसके पति रोमन को सजाए मौत दी गई थी। यहाँ पर ये लेडी बहुत बुरी तरह से डर जाती है, और तभी यहाँ पर एक नन आती है। वो उसे शांत करती है। अगली सुबह नन को दिखाया जाता है जो फादर से कहती है कि ये लड़की जो हमारे चर्च में है, ये 2 रात पहले चर्च के फाटक से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। इसे हर रात को बहुत बुरे सपने आते हैं, जिस वजह से वो चीख कर उठ जाती है। हमने पुलिस को भी बुलाया था, पर पुलिस उसे एक पागल खाने में ले जाना चाहती है। मैं नहीं चाहती कि उसे पागल खाने ले जाया जाए। फादर कहते हैं कि मैं डिटेक्टिव माइक को बुलाता हूँ। वो हमारे चर्च के अनाथ आश्रम में पलकर बड़ा हुआ है। वो डिटेक्टिव माइक को बुलाते हैं। माइक कहता है कि मैं इस लेडी की फोटो खिंचवा कर अखबार में दे दूंगा। इसके बाद मैं इसे काउंटी हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा, जैसा कि पुलिस चाहती थी। दरअसल इस लेडी को एमनीजिया होता है, यानी कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, ना ही वो कुछ बोल पाती है। माइक इस लेडी को अपने साथ अपने जानकार फोटोग्राफर के पास ले जाता है, जहां पर न्यूज़पेपर के लिए इसका फोटो खींचा जाता है। इसके बाद माइक इस लेडी को काउंटी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये एक मेंटल हॉस्पिटल है, पर जब माइक अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर जो पेशेंट्स हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसीलिए माइक उसे वहां पर नहीं छोड़ पाता और वापस चर्च ले जाता है, पर फादर उसे चर्च में वापस एंट्री नहीं देते। माइक को इस लेडी को अपने साथ अपने घर पर ले जाना पड़ता है, और जब ये लेडी रात को सो जाती है, इसे एक बार फिर से वही सपना आता है कि एक आदमी उसे कैंची से मारने वाला है। ये आदमी वही होता है जिसने आज से 40 साल पहले अपनी पत्नी को कैंची से मार दिया था, जिसका नाम रोमन था, और इसके बाद उसे फांसी की सजा दी गई थी। इस सपने को देखने के बाद ये लेडी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। माइक वहां पर आता और इसे शांत करता है। अगली सुबह न्यूज़पेपर में इश्तिहार देखकर इनके घर पर एक आदमी आता है जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन एक हिप्नोटिस्ट है। हालांकि माइक नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रुके, पर फ्रैंकलिन यहाँ पर जो लेडी है उसे हिप्नोसिस करके उससे उसकी यादों में पीछे जाने के लिए कहता है, और तभी वो जोर से चिल्लाती है, कोई मेरी मदद करो। ये पहली बार होता है जब इसने कुछ बोला होता है। ये देखकर माइक भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फ्रैंकलिन माइक को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है, कल तुम दोनों मेरे ऑफिस आ जाना। अब ये अगले दिन दोनों के दोनों फ्रैंकलिन के ऑफिस जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि बहुत सारी पुरानी यानी कि एंटीक चीजें होती हैं। अब फ्रैंकलिन एक बार फिर से इस लेडी को हिप्नोसिस करता है और उसकी यादों में उसे और भी गहराई में ले जाता है, जहां पर ये लेडी अपना नाम मार्गरेट बताती है और कहती है कि सन 1948 में पहली बार मैं रोमन से मिली थी। वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन था। रोमन एक म्यूजिक कंपोजर था और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। रोमन एक बहुत बड़े घर में रहता था, जहां पर उसकी हाउसकीपर और उसका बेटा भी रहते थे। धीरे धीरे रोमन और मेरे बीच में प्यार बहुत बढ़ गया। बहुत जल्द हम दोनों ने शादी कर ली। हमारी दुनिया में सब कुछ अच्छा था, हम बहुत खुश थे। रोमन ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एंकलेट भी दिया था, और उसे पहनाते हुए उसने मुझे बताया था कि जिससे उसने खरीदा था, उसने बताया था कि जब भी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ये गिफ्ट करता है तो वो दोनों एक ही शरीर के 2 हिस्से बन जाते हैं। उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मौत भी। ये सब बताने के बाद वो लेडी वापस होश में आ जाती है। माइक उसके
उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि जिस वक्त की वो बात बता रही होती है ये आज से 40 साल पहले की बात होती है, और अगर ये उसकी जिंदगी का सच है तो उसकी उम्र आज लगभग 70 साल की होनी चाहिए थी, पर वो बहुत जवान है। पर डॉक्टर फ्रैंकलिन माइक को एक मैगजीन दिखाते हैं जिसमें सन 1949 के आर्टिकल्स होते हैं, और यहाँ पर मार्गरेट नाम की एक लेडी होती है जिसने रोमन नाम के एक आदमी से शादी की थी, पर शादी के कुछ वक्त बाद रोमन ने अपनी पत्नी को कैंची से मार दिया था। और यहाँ पर सबसे अजीब बात यह होती है कि मार्गरेट, जो कि सन 1949 में मारी जा चुकी है, उसकी और इस लेडी की शक्ल हूबहू मिलती है। माइक इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता, पर डॉक्टर फ्रैंकलिन उसे कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास करने से कुछ नहीं होता। वैसे भी जब तुम इस लेडी को यहाँ पर लाए थे तब ये बोल नहीं पाती थी, और अब ये बिल्कुल अच्छे से बोल सकती है, पर अभी भी इसकी याददाश्त वापस नहीं आई होती। माइक इसे अब अपने एक जानकार डॉक्टर के पास ले जाता है जिसका नाम होता है कोजी। ये कभी साइकेट्रिक था, और जब वो माइक की सारी बातें सुनता है तो माइक को बताता है कि जो भी इसने देखा होगा हो सकता है वो सब इसकी पिछले जन्म की यादें हों। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। कई बार हमारे पिछले जन्म के हादसे हमें इस जन्म में याद आते हैं, जिससे लोगों को नींद नहीं आती, वो नींद में चिल्लाते हैं, और अगर हम उन हादसों को सुलझा लें तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। ये एक तरह का कर्मा है। अगर आपने इस जन्म में कोई बुरे काम किए हैं तो उसका आपको अगले जन्म में भुगतान करना पड़ता है। साथ ही डॉक्टर ये भी बताता है कि जो लोग तुम्हारे साथ पिछले जन्म में होते हैं वो हर जन्म में तुम्हारे आसपास ही रहते हैं, और अपने कर्मों के हिसाब से हर किसी को अगले जन्म में हिसाब देना होता है। माइक यहाँ से डिससेटिस्फाइड होकर वापस घर आ जाता है, जहाँ पर एक पुलिस वाला भी आता है जो कभी माइक के साथ काम करता था। दरअसल पहले खुद भी माइक पुलिस विभाग में था। माइक ने इस पुलिस वाले को कुछ न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स दिए थे जो सन 1949 के वक्त के थे, और इन न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल थे ये सब के सब रोमन के बारे में थे। पुलिस वाला कहता है कि इन आर्टिकल्स को जिसने लिखा है उस रिपोर्टर का नाम बेकर है। बेकर वही रिपोर्टर होता है जो सन 1949 में जब रोमन को फांसी लगने वाली थी आखिरी बार उससे मिलने गया था, और रोमन ने उसके कान में कुछ कहा था। वहीं अब माइक इस लेडी को पसंद करना शुरू कर देता है। वो इसे एक नाम भी देता है, और वो नाम होता है ग्रेस। ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और अगली सुबह जब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक लड़का आता है। वो क्लेम करता है कि ग्रेस उसकी फियांसे है। वो सारे सबूत भी देता है, पर माइक उसके झूठ को पकड़ लेता है। जब उसे पता चलता है कि उसका झूठ पकड़ा गया तो वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। माइक उसका पीछा भी करता है, पर वो माइक को किक मारकर वहां से भाग जाता है। ग्रेस जब माइक के पास आती है, माइक कहता है कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हो, तुम्हें हासिल करना चाहते हैं, हमें जल्द से जल्द पूरे सच का पता करना होगा। अगले दिन एक बार फिर से ये हिप्नोसिस्ट फ्रैंकलिन के पास जाते हैं, और एक बार फिर से ग्रेस को वो उसकी पिछली जिंदगी में ले जाता है, जहां पर ग्रेस बताती है कि जब उसका नाम मार्गरेट था, यानी कि पिछली जिंदगी में वो अपने हस्बैंड रोमन के साथ एक पार्टी में गई थी। उस पार्टी में उसकी मुलाकात एक रिपोर्टर से होती है जिसका नाम बेकर होता है। बेकर और उसके बीच में बहुत देर तक बातें होती हैं। बातों के दौरान बेकर मार्गरेट के पैर के एंकलेट को देखता है, और जब वो उसका पैर पकड़कर उसके एंकलेट को देख रहा होता है तभी वहां पर मार्गरेट का हस्बैंड रोमन आ जाता है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो बेकर को एक पंच मारता है और मार्गरेट के साथ वापस घर आ जाता है। घर पर भी इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। मार्गरेट रोमन को समझाने की कोशिश करती है कि बेकर से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उसके पैर के एंकलेट को देख रहा था। हालांकि रोमन उससे नाराज होता है, पर मार्गरेट उसे मना लेती है क्योंकि वो जानती है कि रोमन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो परेशान है। अगले दिन रोमन के घर पर काम करने वाली लेडी के बेटे को दिखाया जाता है जो मार्गरेट के कमरे में होता है। दरअसल वो ड्रॉर से उसके एंकलेट को चुरा रहा होता है, पर तब तक मार्गरेट वहां पर पहुंच जाती है, इसीलिए वो एंकलेट चुरा नहीं पाता। मार्गरेट ने उसे देख लिया होता है, इसीलिए वो रोमन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें माँ बेटे को घर से निकालना होगा। रोमन ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि जर्मनी से जब मैं यहाँ पर आया था तो इन दोनों ने मेरा पूरे सफर में साथ दिया। जब मैं बीमार हो गया था तो इन्होंने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं इन्हें घर से नहीं निकाल सकता। उसी रात को मार्गरेट सो रही होती है, तभी उसके सामने एक नकाबपोश आता है जिसके हाथ में कैंची होती है। वो मार्गरेट को कहता है कि उठ जाओ, और जब वो अपना नकाब उठाता है तो ये और कोई नहीं बल्कि माइक होता है, जिसे देखकर मार्गरेट चौंक जाती है और वापस वो अपनी असली दुनिया में जाग जाती है जहां पर उसका नाम ग्रेस है। वो हिप्नोसिस्ट फ्रैंकलिन को बताती है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में माइक को देखा था जो कैंची से मुझे मारने वाला था। यहाँ
यहाँ पर वो माइक से डरना भी शुरू कर देती है। फ्रैंकलिन माइक से कहता है कि हम तुम्हें हिप्नोसिस करके 40 साल पहले तुम्हारी पिछली जिंदगी में ले जा सकते हैं, पर माइक ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे हिप्नोसिस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं होता। वो ग्रेस को घर लेकर वापस आ जाता है, जहां पर ग्रेस उससे डर रही होती है। घर पर जितनी भी कैंची होती है वो सब के सब ग्रेस को दे देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, इसकी मेरे पास कोई भी वजह नहीं है, और वो गलती से ग्रेस को चिल्लाकर मार्गरेट बोल देता है। इसीलिए अगले दिन वो ग्रेस के साथ मिलकर एक बार फिर से फ्रैंकलिन के पास जाता है और वो अपने आप को हिप्नोसिस करवाने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रैंकलिन उसे हिप्नोसिस करके 40 साल पीछे उसकी पिछली जिंदगी में ले जाता है, पर वो अपना चेहरा नहीं देख पा रहा होता। पर जब वो शीशे के सामने जाता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि पिछली जिंदगी में वो मार्गरेट था। माइक इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाता है और वो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। तभी यहाँ पर उसका पुलिस वाला दोस्त आ जाता है जिसे उसने न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स दिए थे और उसे पता चल जाता है कि ग्रेस कौन है। वो ग्रेस को उसकी आईडी देता है। इस बात से माइक पूरी तरह से परेशान हो जाता है और बाहर आ जाता है। उसका साथी पुलिस वाला बताता है कि वो अभी भी सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर माइक इस बात से परेशान होता है कि उसने 40 साल पीछे अपने आप को मार्गरेट के रूप में देखा। इसीलिए वो डॉक्टर कोजी के पास जाता है जो कि साइकेट्रिक है, जिन्होंने माइक को और ग्रेस को पिछले जन्म के बारे में बताया था। यहाँ पर माइक इस साइकेट्रिस्ट को सब कुछ बताता है कि वो पिछले जन्म में मार्गरेट था और जो इस जन्म में ग्रेस है वो उसकी हस्बैंड थी जिसका नाम था रोमन। उसने उसका पिछले जन्म में कत्ल किया था। माइक पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। साइकेट्रिस्ट बोलता है कि तुम्हें उसे मारना होगा, नहीं तो जो उसने पिछले जन्म में किया था वो इस जन्म में भी करेगी। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस अपने घर पर पहुंच जाती है। उसके घर पर चारों तरफ कैंचियों से अलग अलग डिजाइन्स बने हुए होते हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है क्योंकि उसे अभी भी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ पर फ्रैंकलिन जाने से पहले ग्रेस को एक गन देता है और कहता है कि माइक अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ माइक को दिखाया जाता है जो बेकर को ढूंढ लेता है। बेकर वही रिपोर्टर है जो आज से 40 साल पहले रोमन के मरने से पहले उससे जेल में मिलने के लिए आया था, पर अब वो बूढ़ा हो चुका है। माइक बेकर से पूछता है कि मैंने किताब पढ़ी थी जो रोमन के ऊपर थी, उसमें लिखा था कि रोमन को फांसी की सजा मिलने से पहले आखिरी बार तुम उससे मिलने के लिए गए थे, जहां पर रोमन ने तुम्हारे कान में कुछ कहा था। बेकर उसे बताता है कि रोमन ने मेरे कान में कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने मुझे किस किया था। माइक पूछता है कि तुम्हें लगता है कि रोमन ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। बेकर कहता है कि शुरू में मुझे लगता था कि रोमन ने अपनी पत्नी मार्गरेट का कत्ल किया है, पर बाद में मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि रोमन पूरी तरह से निर्दोष था। अगर तुम पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो रोमन के घर में जो लेडी काम करती थी तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें पूरी सच्चाई बता सकती है। मैंने सुना था कि उसने अपने बेटे के साथ मिलकर एंटीक चीजों का एक शोरूम खोला है। ये बात सुनते ही माइक पूरी बात समझ जाता है कि हिप्नोसिस्ट फ्रैंकलिन ही उस हाउसकीपर का बेटा है जो सालों पहले रोमन के घर पर काम किया करती थी, क्योंकि जब पहली बार वो उसके शोरूम में गया था तो वहां पर बहुत सारी एंटीक चीजें थी। साथ ही साथ उसने दरवाजा खोलकर अपनी मॉम को म्यूजिक की आवाज कम करने के लिए भी कहा था। माइक अब उस शोरूम में पहुंच जाता है। वहां पर वो फ्रैंकलिन की मॉम से मिलता है, जहां पर वो माइक को पूरा सच बता देती है। वो कहती है कि जर्मनी में हम सब साथ थे, वहां पर हम खुश थे, हमें लगा कि हम यहाँ पर भी खुश रहेंगे। इसके बाद रोमन की जिंदगी में मार्गरेट आई। शुरू में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे सब कुछ खराब होना शुरू हो गया और मुझे भी बहुत देर बाद एहसास हुआ कि मुझे रोमन से प्यार है। मैंने उससे बात कही भी, पर रोमन ने कहा कि वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। ये सारी बातें मैंने अपने बेटे फ्रैंकलिन को बताई। मुझे नहीं पता था कि ये बात उस पर इतना गहरा असर करेगी। इसीलिए एक रात को मार्गरेट के कमरे में गया। उसके हाथ में कैंची थी जिससे उसने मार्गरेट को मार दिया, पर मार्गरेट को मारने के बाद उसके दिमाग पर भी गहरा असर पड़ा। वो शुरू में हकलाता था, पर मार्गरेट को मारने के बाद उसने पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया। इसीलिए मैं उसे इंग्लैंड ले गई, जहां पर एक हिप्नोसिस्ट ने उसका इलाज किया, जिसने फ्रैंकलिन को सबकॉन्शियस माइंड और पुनर्जन्म के बारे में बताया। फ्रैंकलिन के दिमाग पर इन सब बातों का बहुत गहरा असर हुआ। उसे यकीन हो गया कि मार्गरेट वापस आएगी और उससे बदला लेगी। जब उसने न्यूज़पेपर में ग्रेस का आर्टिकल देखा तो तुम तक पहुंच गया। उस आदमी को भी फ्रैंकी ने भेजा था, जो आदमी कह रहा था कि वो ग्रेस का फियांसे है। दरअसल वो एक एक्टर था। माइक को समझ में आ जाता है ग्रेस की जान खतरे में है। फ्रैंकलिन अपने ऑब्सेशन के लिए कभी भी उसे मार सकता है। वो यहाँ से जाने लगता है। फ्रैंकलिन की मॉम उसे रोकती है और उसे वो एंकलेट देती है जो आज से 40 साल पहले
मार्गरेट के कत्ल के बाद गुम हो गया था। माइक यहाँ से निकल जाता है और उसके जाने के बाद फ्रैंकलिन अपनी मॉम के पास आता है। फ्रैंकलिन की मॉम उसे बताती है कि मुझे सब कुछ सच बताना पड़ा। फ्रैंकलिन अपनी मॉम को कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ, और जब वो लेट जाती है तो वो अपनी मॉम का तकिया से मुंह दबाकर उन्हें मार देता है। वहीं अब माइक ग्रेस के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन ग्रेस उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती। वो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, और जब वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि घर की सारी फोन लाइंस पूरी तरह से डेड है। उसे लगता है कि माइक ने सब कुछ किया है। माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि बाहर मौसम खराब है, इसीलिए ऐसा हुआ है, पर ग्रेस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। माइक जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। ग्रेस उसके ऊपर गन तान देती है। माइक उसे बताता है कि आज से 40 साल पहले मार्गरेट को उसके पति रोमन ने नहीं मारा था, और वो अपनी जेब से उस एंकलेट को निकाल रहा होता है जो उसे फ्रैंकलिन की मॉम ने दिया था। ग्रेस को लगता है कि वो अपनी जेब से कोई हथियार निकाल रहा है, इसीलिए वो उस पर गोली चला देती है। गोली उसके कंधे पर लगती है, जिससे माइक बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रैंकलिन आता है। ग्रेस घबराकर फ्रैंकलिन के पास जाती है। वो कहती है कि मैंने माइक को गोली मार दी। फ्रैंकलिन कहता है कि तुमने मेरा काम पूरा कर दिया। ग्रेस सब कुछ समझ जाती है। उसके हाथ में जो गन होती है उससे वो फ्रैंकलिन को शूट करने की कोशिश करती है, पर ये गन बहुत पुरानी होती है, इसीलिए जैम हो जाती है। फ्रैंकलिन ग्रेस को एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो कांच की टेबल के ऊपर गिरती है और बेहोश हो जाती है। अब फ्रैंकलिन माइक के हाथ में वही कैंची रखता है जिससे आज से 40 साल पहले उसने मार्गरेट का कत्ल किया था। इसके बाद वो ग्रेस के हाथों में गन पकड़ाकर उसकी गन से उसी को मारने वाला होता है, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ग्रेस ने सबसे पहले माइक को मारा और इसके बाद उसने अपने आप को मार दिया। दरअसल फ्रैंकलिन को ऐसा लग रहा था कि माइक मर चुका है, पर वो जिंदा होता है, और इससे पहले कि फ्रैंकलिन ग्रेस को मारता, माइक के हाथ में जो सीजर्स यानी कि कैंची होती है वो फ्रैंकलिन के पैरों के आर पार कर देता है। अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, और इस हाथापाई में माइक के पास पिस्टल आ जाती है। वो पिस्टल को फ्रैंकलिन की तरफ तान देता है, पर तभी यहाँ पर माइक का जो दोस्त है, जो पुलिस वाला है, वो आ जाता है। उसे लगता है कि माइक फ्रैंकलिन को मारना चाहता है, क्योंकि उसे सिचुएशन का कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो माइक को पकड़ लेता है। उसके हाथ से पिस्टल गिर जाती है, और जब फ्रैंकलिन पिस्टल को उठाने के लिए जाता है तो ग्रेस उसकी पीठ पर कैंची से वार करती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फ्रैंक इसके बाद इन पर गोलियां चलाता है, लेकिन सब के सब बच जाते हैं। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तो वो अपनी पीठ से कैंची को बाहर निकालता है और माइक की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो माइक को मार पाता, माइक उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी कैंचियां जो ग्रेस ने अपने घर पे डेकोरेशन के लिए लगाई थी वो रख देता है, और वो कैंचियां फ्रैंकलिन के शरीर के आर पार हो जाती है, और इस तरह से फ्रैंकलिन का अंत हो जाता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि माइक और ग्रेस अब दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। जो प्रेम कहानी इनकी पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी वो इस जन्म में पूरी हो गई है। तो ये थी पूरी कहानी मूवी डेड अगेन की। ये मूवी ईयर 1991 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.9। इस मूवी का बजट था $15 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $38 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।